जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा और व्यूअर्स, आज बात करना चाह रहे हैं हम कि ये जो एलओसी वायलेशंस की बात चल पड़ी है रिसेंटली फिर दोबारा, और इंडियन मीडिया में हमने देखा है कि ये बारह दोबारा खबरें आ रही हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो सीज़ फायर वायलेशंस कर रहा है। और आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं जनरल नरवाने साहब, वो भी जा रहे हैं कश्मीर में, और वो तब जा रहे हैं जबकि सीज़ फायर को तकरीबन 100 दिन हो गए हैं। और ये एक अच्छा कदम भी है, लेकिन इसके साथ-साथ जो एक एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है, वो अनसर्टेनिटी का डेवलप हो रहा है। और जो इंडियन फ़ौज वहाँ से जो पाकिस्तान की तरफ या कश्मीर की तरफ जो फायरिंग कर रही है, उसको कहा ये जा रहा है जनाब कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, और मामलात जो हैं ये वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये मुजाहिदीन आ रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं अशोक वानकाड़े भाई, हमेशा गपशप रहती है, और इंडिया में तो अपनी जर्नलिज्म कर ही रहे हैं। अशोक वानकाड़े भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। अशोक भाई, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि सीज फायर को दोनों ममालिक ने बड़ा अप्रिशिएट किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, और सबने कहा भाई ठीक हो गया, कि चलो अच्छी चीज है कि हम लोग तकरीबन अब 3-4 माह हो गए हैं, हम जो है ना वो सीज फायर चल रहे हैं। लेकिन ये जो चीज है कि वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायर खोल दी, हम कह रहे हैं बीएसएफ ने फायर खोल दी। ये किधर चीज जा रही है? ये ना हो कि हम किसी और मिसकैलकुलेशन की तरफ चल पड़े और मामलात जो हैं वो हमारे हाथ से निकल जाएं। एज ए जर्नलिस्ट व्हेन यूज, आप तो हर चीज को, खबर को देखते हैं, उसको परखते हैं, आपकी चीजें में चीजें होती हैं। ये जो दोनों तरफ से मौकफ आ रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं एज ए सहाफी? देखिए, चीमा साहब, हम थोड़ा-सा इतिहास में यदि जाएँ, तो ये 100 दिन के पहले कई बार सीज़ फायर का प्लानिंग हुआ, कई बार बहुत अच्छे टर्म्स में बातचीत हुई, एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया रहा। लेकिन लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग दोनों तरफ से होता रहा। कभी मतलब हम ये नहीं कह सकते आपके देश कहता है कि हमने फायरिंग किया, हम कहते हैं कि आपने फायरिंग किया। ये पहली बार हुआ। इस बात को आप भी एग्री करेंगे, ये पहली बार हुआ इन 100 दिनों में सीज़ फायर करीब-करीब 99% लागू हुआ है। जो फायरिंग की, जो हम सीज फायर वायलेशन की जो हम बातें कर रहे हैं, वो बहुत ही मिनिमम है, नहीं के बराबर है। लेकिन जब फायरिंग होती है दोनों तरफ से, जब फायरिंग होती है, रिटेलिएशन होता है, तो आपका तरफ पक्ष ये होता है कि हमने किया, हम कहते हैं कि आपने किया। लेकिन जिस तादाद में फायरिंग होती थी, 700-700 बार सीज फायर वायलेशन होते थे एक एक महीने में, मतलब एक एक दिन में 8-8 बार वायलेशन होते थे, वो कहीं घट के यदि एक दो बातों पे आ गए तो मैं इसको अभी भी अच्छा मानता हूँ, क्योंकि जिस लेवल से हम आए हैं और जिस लेवल पे आज है, इसीलिए 100 दिन पूरे हो गए तो हमारे आर्मी चीफ भी आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो हम बार बार कहते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन है, आतंकवाद से अभी भी कई जगह, अभी कल ही एक भारतीय जनता पार्टी का एक वो मारा गया है, एक पॉलिटिकल लीडर मारे गए हैं। हालांकि उनको प्रशासन ने कहा था कि आपको सिक्योरिटी दी है, सिक्योरिटी के साथ जाइए, वो विदाउट सिक्योरिटी घूम रहे थे। तो ये तमाम बात, हम इसमें भी नहीं कहा कि मेरे देश की तरफ से कभी नहीं कहा कि उनको मारने में कोई पाकिस्तान का हाथ है या कोई है। हाँ, वो आतंकवादी एक टेरर एक्टिविटी थी, वो हो सकता है स्टेट एक्टर्स भी हो सकता है जो भी हो। लेकिन अभी फिलहाल इसको लेके कोई वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ नहीं है। और कई जगह पे हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान, क्योंकि हम दोनों कोविड से लड़ रहे हैं, हमारे अपने मसले हैं दोनों जगह पे ये है। और सीज फायर वायलेशन, मैं तो मानता हूं एज एक मीडिया ऑब्जर्वर कि जो पहले था उसके हिसाब से ये वाकई 100 दिन का सीज फायर ही है। एक दो इधर उधर और इंसिडेंसेस से हम इसको ये नहीं कह सकते कि इतना इतना बड़ा एस्केलेट हो रहा है कि कोई युद्ध जैसी स्थिति आ रही है या फिर से कोई खराब स्थिति हो गई है। मैं अभी भी मानता हूं कि दोनों तरफ से तो हुआ है, दोनों तरफ से कंप्लेंट्स गई हैं, लेकिन फिर भी वो तादाद बहुत कम है। और इसको तो मैं सीज फायर और पीस ही मानता हूं। अभी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे कश्मीर एरिया में मैं शांति ही मानता हूं, जिस हिसाब से पहला, यदि मैं उसको पहले जो बातें थी और पहला जो एटमॉस्फेयर था उसको, और आज की इसमें, और यहाँ तक कि जब हम पहले 100 दिन पहले जब हम ऐसे बैठा करते थे और बात करते थे तो बहुत हॉट एक्सचेंज होता था, क्योंकि वहां से भी
बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस थे, यहाँ भी ग्रीवेंसेस थे। आज हम इतने कूलली बात कर रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो वायलेशंस पहले होते थे उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो 100 दिन का इतिहास है, ये 100 दिन का बेस आगे यदि और बढ़ता है ऐसा ही, तो माशाल्लाह हो सकता है कि ये 1 साल तक ऐसा चले और हम कहें कि पूरे साल में वायलेशन हुए तो 2 या 4 बार हुए और उसके रीजन आउट करा जा सकता है, उसका आपस में बैठ के बात की जा सकती है। लेकिन स्थिति इतनी भी बेकार नहीं हुई कि दोनों तरफ से बड़े कमांडर्स आके फ्लैग मीटिंग कर रहे हैं, ये बात भी नहीं हुई। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि ठीक है कि ये इसको पॉजिटिव साइड पे देखना चाहिए। 99% चीज लागू है, बाकी 1% जारी बात है, इतने बड़े मिसट्रस्ट में थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन जो अहम चीज है कि ये अगर मिसट्रस्ट रहता है, मिसट्रस्ट क्या है कि जी पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, सीज फायर में देख रहा था, आई थिंक इंडियन फॉरेन ऑफिस या इंडियन मिलिट्री की मैं स्टेटमेंट को पढ़ रहा देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जनाब कि पाकिस्तान जो है उसके साथ तो हमारा सीज फायर वायोलेशन है, लेकिन अगर वहां से मुजाहिदीन आएंगे, अब पाकिस्तान तो मुजाहिदीन नहीं भेज रहा, हमारी तो बड़ी क्लियर पॉलिसी है मुजाहिदीन ना भेजने की, और अगर कोई इस तरह की चीज वो समझते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन है, अगर कुछ ऐसा है तो भारत हमसे इंफॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं करता, हमारे साथ उसकी तस्वीरें शेयर करें, हमारे साथ उसकी कोई वीडियो शेयर करें, हमें बताएं कि ये लोग इस तरह करके इन जगहों पे आ रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर उसको हेल्प आउट करेंगे। बिकॉज पाकिस्तान की तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हमने वहां पे किसी किस्म की पाकिस्तान की सरजमीन से गुजर के कोई मकबूजा कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जहाज नहीं करेगा जाके। सो हाउ डू यू थिंक ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकती कि आप हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें? देखिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने में तो हम हमेशा आगे रहे हैं चीमा साहब। मैं आज भी मानता हूं कि पहला जो स्थिति थी कि जब इन्फिल्ट्रेशन होता था तो उसको कवर फायर करने के लिए बाकायदा आर्मी कवर फायर करके उनको मदद करती थी। वो स्थिति अभी बिल्कुल नहीं है। इस बात को मैं एग्री करता हूं। कोई कवर फायर के पीछे नहीं है, लेकिन कभी इन्फिल्ट्रेशन होता है और यदि कोई निकलते हुए बॉर्डर क्रॉस करते हुए, मैं आपके बात पे विश्वास रखता हूं कि जरूरी नहीं कि आपके आर्मी को भी पता हो। ये हमारे यहाँ भी बीएसएफ है, इसके बाद भी जब स्मगलिंग होती है दो मुल्कों के बीच में, तो वो आपके भी आर्मी को पता नहीं होता, हमारे भी बीएसएफ को पता नहीं होता और फिर पकड़े जाते हैं स्मगलर। बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं, आपकी तरफ भी पकड़े जाते हैं, हमारी तरफ भी पकड़े जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों देशों की आर्मी उसको भेजती है। ऐसा कई यदि गलती से कुछ लोग यदि आ रहे होंगे, इन्फिल्ट्रेशन कर रहे होंगे और उनको मार गिराने के लिए यदि फायरिंग हुआ, तो वो फायरिंग हो सकता है कि आप के तरफ से ये सोचा गया होगा कि उन पे फायर ओपन किया। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ा कैटेगरिकली ये स्टेटमेंट आया है। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि जिस दिन अभी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा, ये मामले भी बहुत कम हुए हैं, जिस दिन ज्यादा होगा उस दिन बाकायदा इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। हमारे यहाँ तो चीमा साहब, हमारे यहाँ जब अटैक हुए, बड़े अटैक हुए, तब भी हमने बाकायदा आपके यहाँ की इंटेलिजेंस को बुला के हमारे यहाँ मुआयना करवाया था। पठानकोट की बात यदि मैं करूं तो हमारे यहाँ तो ओपन स्काई पॉलिसी है, जो आप बिल्कुल ओपन किताब है। आप आइए, आप चेक करिए, अगली बार कोई बड़ा होता है, कोई बड़ा जत्था आता है और वो पकड़ा जाता है, तो बाकायदा बुलाया जाएगा, बताया जाएगा, ये सारी चीज होगी। ये मुझे लगता है कि एक इक्का दुक्का जो केसेस है वो है। दूसरी बात है कि जो इंटरनेशनली भी मैं यदि सोचूं, तो पहला बार बार आपके यहाँ पे भी मुल्क में बहुत परेशानियां थी, हमारे यहाँ पे भी परेशानी है, परेशानी से दोनों मुल्क जूझ रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान, जब अमेरिकन फौजें थी अफगानिस्तान में, बहुत टाइट पोजीशन थी, तो कई वहां पे जो भाड़े के सैनिक होते हैं, ये जो बस करती, उनको एक काम होता है कि उनको कहीं चाहिए, तो उनको जब अफगानिस्तान से वो खाली हो गए तो वो इंडिया की तरफ आ रहे थे। अब अमेरिकन फौजें अफगानिस्तान से जा रही है। ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि फिर चाहे उनको वहां पे कोई एम्प्लॉयमेंट मिलता है क्या, उनकी फिर गतिविधियां वहां बढ़ती है क्या। तो एक वो भी एक एंगल देख रहा हूं मैं कि अभी इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा सा कम होगा। वो वाली स्थिति नहीं है कि हर तीसरे दिन हमारे यहाँ भी फोटो छपते थे कि भाई लोग पकड़े गए और ये उनके पास ये पासपोर्ट मिला और उनके पास ये फोटो छपना भी बंद हो गए। मैं इस बात को भी एग्री करता हूं कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं के बराबर है, लेकिन इक्का दुक्का यदि केस है तो उसको बाकायदा इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए, इस बात को मैं मानता हूं। और जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा जखीरा हाथ में आता है या कोई बड़ी चीज हाथ में आती है, तो बाकायदा इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ओके। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वो तो आर्मी चीफ के हवाले से है कि वो क्यों जा रहे हैं कश्मीर, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन बड़ा तेजी से डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन बड़ा तेजी से डेवलप हो रहा है, और वो इम्प्रेशन ये है कि जो जनरल मनोज हैं, नरवाने साहब, आपके आर्मी चीफ, पावर उनके पास नहीं है, एक बात।
पावर है या तो सीडीएस के पास, या फिर पावर है आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जी दोवल साहब के पास। सो हाउ डू यू सी दिस, ये जो मनोज साहब का जो विजिट है, एक तो इनको पावरलेस क्यों समझा जाता है, और दूसरा इनका जो विजिट है, हाउ डू यू रेट दिस एंड हाउ डू यू गेज दिस? चीमा साहब, आप अन्यथा ना ले, लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी आर्मी हमेशा पावरलेस रही है। मेरे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत 100% लागू होता है। मेरे यहाँ सबसे पावरफुल आदमी यदि कोई है तो वो देश का प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि वो कैबिनेट को प्रेसाइड करता है। मेरे यहाँ कैबिनेट सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हमारे सारे आर्म फोर्स के कमांडर इन चीफ है, लेकिन वो भी कैबिनेट के एडवाइस पे बात करते हैं। हमारा यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। तो हमारे यहाँ सारी पावर तो प्रधानमंत्री के पास है, नो डाउट। प्रधानमंत्री के जो नेशनल एडवाइजर है, सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो पावर शेयर करते हैं, इस बारे में कोई दो मत नहीं है। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी और जब भी ऐसी कोई सिक्योरिटी वाली बात आती है तो प्रधानमंत्री एनएसए पे बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं, और रिलाय करना भी चाहिए, क्योंकि इसीलिए वो पोस्ट बहुत अहम है। लेकिन ऐसे में ये कहना कि हमारे यहाँ आर्मी बिल्कुल पावरफुल नहीं है, आर्मी के गवर्नेंस में हमारे यहाँ इंटरफियर नहीं है। हमारे यहाँ ये तय नहीं होता कि ये आर्मी चीफ ये बन, आर्मी का ये ब्रिगेडियर को, ये कर्नल को ब्रिगेडियर बनाया जाएगा। ये है आर्मी के पोस्टिंग, ट्रांसफर, आर्मी के तमाम बाकी चीजों में कोई कतई हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है। आर्मी का बजट होता है, आर्मी के जो परचेसेस होते हैं उसके लिए एक टेक्निकल कमेटी आर्मी की होती है, उसको फाइनल कैबिनेट अप्रूव करता है। तो हमारे यहाँ बोफोर्स में जो उजागर हुआ था कि जब बोफोर्स की कंपनी ने कहा था कि हमने कुछ लोगों को रिश्वत दी, उसके बाद तो हमारे यहाँ डिफेंस परचेसेस इतने टाइट हो गए हैं कि उसको नहीं के बराबर जगह है हर जगह पे। हालांकि अभी राफेल में भी जब उन्होंने क्लेम किया कि हमने किसी को 10 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको नोटिस इशू किया। और हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि भाई ये 10 करोड़ रुपए किसको क्यों दिए गए, किसने बोला था, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आज दी मैन्युफैक्चरर, व्हाई डिड दे पे। तो ये सारी बातें हमारे यहाँ बड़ी क्लियर है। इसलिए आपके यहाँ आर्मी बहुत ज्यादा रोल अदा करती है। आपके यहाँ आर्मी ये भी तय करती है कि कोई मिनिस्टर यदि कोई कुछ बोल के आता है और वो वापस अपने देश में जाता है तो उसको यू टर्न लेना होता है। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ मेरे मिनिस्टर को कभी आर्मी ये नहीं कहेगी कि आपने ऐसा क्यों कहा, आप अपने शब्द वापस लो, वो होता नहीं है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है, इसीलिए इतने देश, आपकी और हमारी आजादी कुछ घंटे का फर्क है। आपके यहाँ कितनी बार आर्मी ने टेक ओवर किया, मेरे यहाँ एक बार भी एक सवाल भी नहीं उठा। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि जो आर्मी चीफ रहे हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करके मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, और उसके बाद भी वो आर्मी चीफ है, लेकिन अब कैबिनेट में राज्य मंत्री, वो कैबिनेट मंत्री भी नहीं बन पाए, क्योंकि पॉलिटिक्स में नए हो। नहीं, पॉलिटिक्स में नए हो, जूनियर जैसे रहो। आपके यहाँ तो मुझे लगता है कि कोई आर्मी का रिटायर्ड आदमी तो वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है। हमारे यहाँ वो सिस्टम अभी तक लागू नहीं। आप इस बात को देखिए, मेरे मुल्क की एक हिस्ट्री है, उसमें अब मैं क्या कहूँ, मुशर्रफ ने मिलिट्री को नहीं किया, मैं उसको चीमा भाई, मैं उसको गलत भी नहीं कहता। वो अब आपके देश का तासीर है, आपके देश की सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, बाकी सिचुएशन है। मेरे यहाँ की सिचुएशन अलग है। मेरा मुल्क बहुत बड़ा है, मेरे यहाँ इतना बड़ा मुल्क है, सब कॉन्टिनेंट है। यहाँ किसी आर्मी को कंट्रोल करने के लिए, इस आर्मी को विद्रोह करने के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनको, कि उनको, आपने अक्सर देखा होगा जो बड़े बड़े देश है, जो जोग्राफिकली बहुत बड़े हैं, पॉपुलेशन से बहुत बड़े हैं, वह आर्मी टेक ओवर नहीं कर पाती, क्योंकि आपका विद्रोह एक पॉकेट में रह जाता है, पूरा इकट्ठा नहीं होता ऐसा। तो ये एक एडवांटेज है मेरे देश में, मैं ये मना नहीं करता। लेकिन हमारे आर्मी को हमेशा मतलब जनरल मानेकशॉ जब थे कमांडर इन चीफ थे, तब इंदिरा गांधी ने उनको कहा था कि हमें युद्ध जैसी स्थिति हो गई है, तो उन्होंने कहा था कि आर्मी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ये ओपन डॉक्यूमेंट है, ये किताबें छपी है, उन्होंने खुद लिखा है। जब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अभी हम तैयार है युद्ध के लिए, तो इंदिरा गांधी ने ब्रेकफास्ट के बाद 2 बातें कही कि श्याम, यू नीड टू फाइट, आई डोंट नो, आई वांट इट टू बी डन, दैट्स इट। और उसके बाद श्याम ने कहा कि इट्स ऑर्डर, नो इशू। तो वो इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे यहाँ पावरलेस है, पावरलेस नहीं। उनका कहना माना जाता है। वो जब भी रणनीति तय होती है वॉर की, या सर्जिकल स्ट्राइक की भी रणनीति तय हो गई होगी, या चाइना को लेके या पाकिस्तान बॉर्डर को लेके, तो वो रणनीति नरेंद्र मोदी तय नहीं करते, वो रणनीति यही लोग तय करते हैं, और ये एंडोर्समेंट करवाते हैं। क्योंकि
मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि देखें, भारत के अंदर इतने बड़े मुल्क को कंट्रोल करना और जितनी आपकी सिविलियन सुप्रीमेसी, आई रियली अप्रिशिएट दैट फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट कि भाई आप लोगों ने वहां पे रूल ऑफ लॉ और सिविलियन सुप्रीमेसी को मनवाया है, थ्रू बाबूज मनवाया, थ्रू पॉलिटिशियंस मनवाया, जो बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहाँ के थोड़े मारूजी हालात यहाँ पे और हैं, मैं बात करने लगा हूँ, मैं एक और बात करने लगा। मारूजी हालात और हैं, मीडियोकर लीडरशिप है, एडवेंचरिज्म है, सिविल ब्यूरोक्रेसी के अपने इंटरेस्ट होते थे, उन्होंने खुद मिलिट्री को इनवाइट किया, वो एक हिस्ट्री है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी के दौर की मैं बात कर रहा हूं कि इनके दौर में ये हुआ कि ये कहा जाता है, और मैं इसको बड़े डीपली स्टडी भी कर रहा हूं और बहुत सारे इंडियन पैनलिस्ट से, नॉट ऑन माय यूट्यूब बट वैसे मैं जनरल भी सुनता रहता हूं और पढ़ता रहता हूं, ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब के दौर में आने के बाद आर्मी पॉलिटिसाइज हुई है, जिसकी वजह से जो पावर है दैट इज एग्जैक्टली नॉट विद द आर्मी चीफ, जो कि हुआ करती थी सीडीएस और जो के आने की वजह से, और दूसरा जो उनके एनएसए की वजह से जो पावर है, और खास करके पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है उसमें मिलिट्री इनपुट नहीं दे रही, सिविलियंस अपनी मर्जी की इनपुट देते हैं कि इस तरह का माहौल बनाएं। सो ये कहा जाता है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। मैं इस रेफरेंस से बात कर रहा था। आई कैन कोट पीपल जो बड़े सीनियर जो है वो इस हवाले से बात करते हैं। सो ऑब्वियसली ये एक है। अदरवाइज आई अंडरस्टैंड कि इंडिया के अंदर जो सिविल हुकूमत है उसने फौज को जो है वो चलाया है, और फौज ने कभी, और मैं समझता हूं कि पूरी मुस्लिम उम्मा में, मैंने आई थिंक आई वाज रीडिंग एमजे अकबर साहब, आपके बड़े अच्छे स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स भी रहे हैं और बड़े अच्छे लिखारी हैं, उन्होंने मेरे एडिटर भी रहे। अच्छा, जबरदस्त। मैं उनको एक दफा पढ़ रहा था, वो उन्होंने लिखा कि इंडियन मुस्लिम्स आर दी ओनली मुस्लिम्स हु हैव एंजॉयड अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी, और वहां पे डिक्टेटरशिप नहीं आई। तो आई अंडरस्टैंड कि इंडियन मिलिट्री जो है उसने दे हैव सबड्यूड, और वो हमेशा रूल ऑफ लॉ के नीचे रहे हैं। इस वक्त की बात कर रहा था, तो ये एक अप्रोच थी। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा कि माजी तो सारी बात है डिफरेंट है, अभी अभी की ये बात कर रहा था। बट एनी हाउ, इफ यू थिंक सो। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जब कारगिल का जब वो चल रहा था, मसला चल रहा था, तब बहुत ज्यादा प्रेशर था। ऐसी दोनों फौजें बॉर्डर पे ऐसी थी कि युद्ध आज हो जाए, आधे घंटे बाद हो जाए, 1 घंटे बाद हो जाए। ये जो युद्ध की स्थिति थी वो करीब करीब 1 सप्ताह तक रही। उसके बाद दोनों फौजें वापस आ गई। तो तब भी आप ये कह सकते थे कि फिर आर्मी में अधिकार नहीं थे, आर्मी वापस क्यों आ गई? क्योंकि तब अटल बिहारी वाजपेयी थे। हमारे यहाँ फाइनल से हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट का रहता है, चाहे इंदिरा गांधी जैसी सशक्त महिला प्रधानमंत्री रही, उनसे तो ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था। और एक वो थी नरेंद्र मोदी, तो कम से कम कुछ इंदिरा गांधी से थोड़े से नीचे ही मानता हूं मैं। उसके पहले जवाहरलाल नेहरू थे। हमारे यहाँ जब भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे सरकारें कमजोर रही हो, लेकिन आर्मी ने हमेशा वही किया जो सरकार चाहती है। रही बात किसी भी आर्मी की, किसी भी देश की आर्मी डायरेक्ट अपना डिसीजन नहीं लेती जब तक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, मैं बार बार हमेशा कहता हूं, द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री is inversely proportionate to the expenditure of the army. यदि आपका विदेश मंत्रालय बहुत अच्छा काम करता है, आपके सभी लोगों से अच्छे संबंध है, तो फिर आर्मी का खर्चा कम हो जाता है। और यदि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आपका फेल हो जाता है, वो अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं रख सकता, लोगों से अच्छे संबंध नहीं रख सकता, तो फिर आर्मी को हमेशा अपना खर्चा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है युद्ध के। ये बात है। तो हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान के बीच में कई बार डिप्लोमेटिक ये हुए हैं, और ऐसा नहीं है। आप एक, यदि वो बांग्लादेश के युद्ध के बाद क्या युद्ध की स्थिति नहीं बनी? कई बार बनी है। लोग तो हमारे यहाँ कारगिल को भी मिनी वॉर कहते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उसको वॉर नहीं मानता। इट वॉज एन एस्केलेशन। एक पहाड़ी पे था, वो खाली करना था, दैट्स इट। इट वॉज नॉट ए फुल स्केल वॉर। चलो ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो भी डिसीजन हमारे यहाँ आर्मी तब भी ले सकती थी। आर्मी को तब भी मालूम था कि कारगिल में पहाड़ी में चढ़ाई हो रही है। देयर वर इनपुट फ्रॉम दैट। लेकिन तब हमारे जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे। ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि लेट अस वेट, लेट अस टॉक डायलॉग, लेट अस हैव अ डायलॉग। वो डायलॉग करते करते बहुत देर हो गई थी। देन दी
Prime Minister had to take a call and allow army to use the heavy guns to get the पहाड़ी खाली। तो ये जो बातें है, तो ये बातें बार बार, एक भी ऐसा इंसिडेंस मुझे नहीं दिखाई देता कि जहां आर्मी ने डायरेक्ट इंटरवेन किया हो, आर्मी ने डायरेक्ट एक्शन की हो विदाउट द परमिशन or orders from the elected government. That is from day one. The day one Nehru took over as the Prime Minister to Narendra Modi's today's tenure. No Prime Minister was so weak that army took their own decision. That is the history of Indian Army that you can very well point out. हाँ, ये परसेप्शन लोगों का हो सकता है कि अभी आर्मी के हाथ में पावर नहीं, क्योंकि सब हमारे यहाँ तो परसेप्शन ये भी है कि किसी मंत्री के हाथ में पावर नहीं, सब कुछ मोदी कहते हैं, सब कुछ मोदी 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 हो रहा है, मोदी जो करेंगे वही होता है। ये परसेप्शन भी लोगों के बीच में है। लोग ये भी आरोप लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मोदी किसी मिनिस्टर को पूछते भी नहीं है। आई आस्क कैबिनेट मिनिस्टर, दे लाफ एट इट, तो बोलते नहीं हमारे यहाँ डिस्कशन होता है, सब कुछ होता है। लेकिन बाय एंड लार्ज वी एक्सेप्ट व्हाटएवर ही सेज, बिकॉज ही ऑलवेज, कोई भी होमवर्क करके आते हैं कैबिनेट में, और जब कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उसको जबरदस्ती मना करने का कोई तरीका होता नहीं। फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नोबडी विल अपोज इट। लेकिन विरोधी पक्ष है, पार्टी है, हमारे यहाँ सशक्त अपोजिशन भी है, तो मोदी जी पे रोज हमले होते हैं अपोजिशन पार्टीज के, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे रस्ते पे हो, क्योंकि ये सत्ता में जहाँ डेमोक्रेसी है वहां अपोजिशन पार्टी रहेगी। अपोजिशन लगातार सरकार की हर चीज को अपोज करेगी, और सरकार हर उसका एक नया ये देगा कि हम इसको ये कैसे गलत कहते हैं। ये तो निरंतर प्रोसेस है। 5 साल चुनाव हो गए, हमारे यहाँ बंगाल में चुनाव हो गया और दूसरे दिन से राजनीति चालू, अगले चुनाव की तैयारी। तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी में होगा। लेकिन मैं नहीं मानता कि कभी आर्मी वीक रही है। आर्मी को जिस दिन ऑर्डर दी गई, आर्मी देन इट्स ऑफ देयर ओन। लेकिन जब तक ऑर्डर नहीं देते तब तक आर्मी वेट फॉर द फाइनल ऑर्डर फ्रॉम द इलेक्टेड गवर्नमेंट। दैट इज व्हाट द थिंग्स वर, थिंग्स आर एंड थिंग्स विल बी। बिल्कुल सही है अशोक भाई। आई थिंक दिस इज what should be in any country, and I really appreciate कि अगर civilian supremacy रहे, that is the only solution for एक smooth governance structure के लिए और एक मुल्क के लिए। और यहाँ पे भी ऐसी स्ट्रगल हो रही है और काफी स्ट्रगल हो चुकी है। सो अशोक वानकाड़े भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड आर्मी चीफ विजिट टू कश्मीर। मैं हमेशा चीमा भाई हमेशा ये कहता हूँ, बहुत बुरा भी लगता है कहने में, कि आज हम मिले चीमा भाई, बहुत जल्दी फिर से मिले, क्योंकि इस कोविड में दिल्ली इंडिया में तो ऐसा हो गया है कि जिस आदमी से 3 दिन पहले बात कर रहा था, 3 दिन बाद उसका फोटोग्राफ आता है व्हाट्सएप की, वो नहीं रहे। जिससे रात को बात हो रही थी दूसरे दिन नहीं रहा। तो ये इतना ये नया वायरस है, नया जो डबल म्यूटेड आया है, इसने बिल्कुल समय देना बंद कर दिया। इसलिए मैं तमाम भाइयों को बोलते रहता हूँ, सब जो मेरे मित्र है, आप भी मेरे भाई है, तो मैं देखते रहता हूँ आपको वीडियो पे कि मेरा भाई सेफ है। ऐसा ही करे, खुदा करे आपको कोविड से बचे रहे और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, और फिर जल्दी ही हम ऐसी वार्तालाप करते हैं। आमीन आमीन। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। मैंने बहुत ज्यादा टॉक भी की, बल्कि एक पाकिस्तानी मैंने सिंगर को भी लेके आया था अपने शो पे, जिसने बड़ा अच्छा एक इंडिया के लिए गाना गाया। सो हाँ, इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा मजहबी इंसानियत है। एज लॉन्ग एज इंसान है तो बाकी दुनिया की चीजें हैं। सो पाकिस्तान के लोगों ने बड़ी दुआएं की फॉर इंडियंस वर्ल्ड फॉरगेटिंग एवरीथिंग कि व्हाट वाज गोइंग ऑन, हमारे बीच में क्या हो रहा था। तो मुझे एकदम ये एहसास हुआ कि जब मुश्किल वक्त आती है इंसानियत के ऊपर, देन पीपल फॉरगेट कि हमारे बीच था, किस तरह था, कैसे है। So I really appreciate that, and thank you very much for sending us message, and same from the people of Pakistan and myself. Thank you.